हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं हमारे इनकम एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट का, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आज इसका पार्ट 2 होने वाला है। हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पूरी तरीके से पढ़ लिया था। आज हम इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल जब होता है जब AD AS के इक्वल हो जाता है। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि जब डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाता है तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो आप इसको याद कर लो कि इक्विलिब्रियम हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स की नीड है, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। ठीक है, ज़्यादा डिमांड भी ज़्यादा ना हो, सप्लाई कम नहीं हो। ठीक है, सप्लाई भी उतनी रहे, है ना, और डिमांड भी उतनी ही रहे। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, तो कोई सा भी मिस हैपनिंग और अनस्टेबिलिटी हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा, है ना, एक स्टेबलाइजिंग आउटपुट लेवल होगा जिसमें हमारी डिमांड हमारी सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। बच्चों, इक्विलिब्रियम को पढ़ने के दो अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहला अप्रोच हमारा होता है AD इज इक्वल्स टू AS अप्रोच, एंड दूसरा हमारा अप्रोच होता है S इज इक्वल्स टू I अप्रोच। इस अप्रोच को अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जस्ट मेमोरी के लिए इसको याद कर लो। सबसे पहले AD AS अप्रोच, यानी कि ये बोलता है कि वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, है ना, हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है पार्ट 1 में। पार्ट 1 जाके देख लेना अगर एग्रीगेट डिमांड का मतलब नहीं पता है तो ये वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, वो पॉइंट है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल में हो जाती है। बच्चों, जल्दी से हम इसको एक ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं। मुझे बताओ, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ पे आती है इनकम, या फिर आप इसको बोल सकते हो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, हमेशा लेबलिंग करना मत भूलना, ये वाई एक्सिस, ये 0 पॉइंट, और यहाँ पे जाता है हमारा AD एंड AS। हमको पता है कि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, और क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए जो AD का कर्व है वो हमेशा 0 से ऊपर होता है। यह है AD विच इज इक्वल्स टू C प्लस I। ठीक है, अब हमको पता है जो ये है AS, ये क्या होता है, ये इनकम का कर्व होता है, ये इनकम की लाइन होती है, और हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि ये 45 डिग्री की लाइन होती है, ये 45 डिग्री की लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं AS। तो मुझे बताओ, ये दोनों देखो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी कि क्या होता है, यानी कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए काम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि जितने लोग इकोनॉमी के अंदर काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल रहा है, यानी सप्लाई, जो वर्कफोर्स की सप्लाई है वो वर्कफोर्स की डिमांड के इक्वल आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बच्चों, याद रखना कि AD हमेशा ऊपर से चालू होता है, क्योंकि कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बच्चों, इस ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करो। आप इसका स्केड्यूल बना सकते हो। स्केड्यूल अगर आपको बनाना है, जो टेबल बनती है आप आराम से बना सकते हो। आप ले लो यहाँ पे आराम से AD ले लो, AS ले लो, एंड AD के कंपोनेंट आप कंजप्शन ले लो एंड इन्वेस्टमेंट ले लो। ठीक है, ये ले लो आप आराम से, एंड इनकम ले लो। ठीक है, इनकम ले लो आप 100, 200, 300, 400। ठीक है,
y इज इक्वल्स टू ए एस होता है, तो 100 इधर ले लो, 200, 300 एंड 400, ठीक है। आप ए डी इज इक्वल्स टू सी एस ले लो, ये यहाँ पे ले लो आप कि ए डी होगा 150, यहाँ पे मान लो 100 होगा, तो ये तो मुझे बताओ 10-10 होगा ये, क्योंकि ऑटोनॉमस है, ठीक है। 10-10 ले लो, कंजप्शन कुछ ले लो, 90 हो जाएगा कंजप्शन, यहाँ पे 150 ले लो तो यहाँ पे 140 कंजप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 300 ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा 290, यहाँ पे 350 ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा 340, ठीक है। तो ये आप स्केड्यूल बना सकते हो, कोई से भी फिगर्स ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे बताना है कि AD इज इक्वल्स टू AS। देखो ये पॉइंट है जहाँ पे AD इज इक्वल्स टू AS है, AD इज इक्वल्स टू AS। अब मुझे बताओ इस ग्राफ से अपन दो चीज़ सीख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट है जहाँ पे जो AD है, जो AD है वो ज़्यादा है। AD क्या है, देखो क्या है यहाँ पे, जो AD है वो ज़्यादा है किससे, AS से। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो, फर्स्ट पॉइंट को कि क्या है, पहला क्या है ऑब्जर्वेशन कि जो AD है वो ज़्यादा है किससे, AS से। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे AS ज़्यादा है, यहाँ पे AS ज़्यादा है किससे, AD से, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। यानी कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो बच्चों इसको जो मैंने ग्राफिकली आपके यहाँ पे सामने लिखा है, इसको हम कुछ नाम देते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से नाम सुनना। जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, बच्चों याद रखना। और जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। बच्चों अभी अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि यही आपका बेस बनेगा जिसमें हम कॉजेज पढ़ेंगे, इनके ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली अप्रोच में हमको ये पता होना चाहिए कि AD AS के इक्वल होता है और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उनको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्केड्यूल आप बना लो, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के पहले जो पॉइंट होता है वो एक्सेस डिमांड होती है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद का पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट डिमांड, ठीक है। अब देखो इम्प्लीकेशन, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। डिमांड ज़्यादा है, मुझे बताओ डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो लेकिन सप्लाई कम है। आपको चाहिए कि नहीं मुझे है ना ये चाहिए केक खाना है, मुझे केक खाना है, लेकिन सप्लाई मार्केट में जो सप्लाई है वो कम है। यानी कि आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, अनफुलफिल्ड डिमांड हो गई है। यहाँ पे क्या हो गई है, ठीक है, अनफुलफिल्ड डिमांड बोल सकते हो आप, यहाँ पे हो गई है। यानी कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि सप्लाई कम है, क्योंकि सप्लाई क्या है, कम है। इसके लिए क्या होगा, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं केक का, जो प्रोडक्शन करते हैं, अब वो केक का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। और जल्दी से देखो डिमांड यहाँ पर है और सप्लाई यहाँ पे है, ठीक है। मेरे को केक खाने लेकिन सप्लाई उसकी नहीं है। मुझे 10 केक खाने लेकिन उसकी सप्लाई 5 केक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर केक की सप्लाई को बढ़ा के डिमांड के इक्वल ले आएगा, तो वहीं पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट देखो कि जब आपका सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, यानी कि जो केक की सप्लाई है वो 100 केक की सप्लाई है, लेकिन मैं डिमांड कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ 10 केक खाने हैं, तो क्या होगा, 90 जो केक है वो क्या हो जाएंगे, अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा। बच्चों अभी लिख दो, ये हो जाएगा अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पे हो जाएगा। तो मुझे बताओ सप्लाई इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सप्लाई को कम करेगा, प्रोडक्शन करना कम करेगा, और AD इज इक्वल्स टू AS आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बच्चों हमेशा याद रखना कि डिमांड को फ्लक्चुएट आपके हाथों में नहीं है करना, आप सिर्फ AS को यानी कि सप्लाई को फ्लक्चुएट कम या ज़्यादा कर सकते हो। बस आपको यही याद करना है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इधर जाता है तो हम उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और अगर वो इधर जाता है तो हम उसको बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी के अभी अपनी कॉपी के अंदर इसको लिखो, ग्राफ बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, ये दोनों अप्रोचेस को लिखो, इनका नाम लिखो, इनके कीवर्ड्स आप लिख लो बच्चों। आपको कभी ये चीज़ भूलने में नहीं आएगी अगर आप अपनी कॉपी में इसको लिख लोगे बच्चों। अब जल्दी से हमने फर्स्ट अप्रोच कंप्लीट कर ली, अब हम सेकंड अप्रोच पर स्टडी करेंगे कि कैसे जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है तो कैसे मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे होंगे बच्चों। याद रखना, हमने इक्विलिब्रियम में जो 2 अप्रोचेस होती हैं उसमें से पहली अप्रोच पढ़ ली है जिसका नाम है ADAS अप्रोच। ग्राफ देख लिया है, स्केड्यूल बना लिया है, हमने एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड का केस देख लिया है। हर केस में हम सप्लाई को ही कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये कीवर्ड्स देख लिए हैं। जल्दी से हम AS को समझते हैं। जब सेविंग इज इक्वल्स टू आई अप्रोच को आप देख रहे होंगे तो आपके मन में ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि ADAS तो ठीक है, लेकिन हमने ADAS का फॉर्मूला तो सब कुछ चीज़ पढ़ा है, लेकिन S इज इक्वल्स टू आई ये कुछ समझ में नहीं आता। देखो बच्चों, AD एंड AS का फॉर्मूला क्या होता है? AD का फॉर्मूला क्या होता है? AD का होता है C+I, AS का क्या होता है? C+S। अब मुझे बताओ, जब AD इज इक्वल्स टू AS है तो उसका मतलब C+I इज इक्वल्स टू C+S, CC कंजप्शन काट दो तो I इज इक्वल्स टू S हो जाता है, ठीक है। तो या तो बोल लो कि AD इज इक्वल्स टू AS या फिर बोल लो I इज इक्वल्स टू S। यहाँ पे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं बच्चों। इसका ग्राफ से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कभी भी ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो, लेवल ऑफ आउटपुट, ये लिखना नहीं भूलना है बच्चों, ठीक है। आपको हमेशा ये याद होना चाहिए। यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आप लिख दो, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का क्या कर्व होता है? इन्वेस्टमेंट का कर्व ये होगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, हर समय कांस्टेंट रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। बच्चों, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है, यानी वो इनकम जिस पे टैक्स आपने पहले से ही भर दिया है, अब वो नेट इनकम है आपके पास, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। हमने ये देख लिया है। तो इन्वेस्टमेंट का कर्व बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब सेविंग का कर्व देखते हैं। सेविंग का कर्व थोड़ा सा ऐसा होता है, पहले नेगेटिव होती है, फिर जीरो होती है एंड फिर पॉजिटिव होती है। यानी कि जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग, उसी कर्व को हम बोलते हैं हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वही कंडीशन आ जाती है। इससे पहले देखो, इससे पहले क्या है? आई ज़्यादा है, एस कम है, और इस पॉइंट के बाद क्या है? एस ज़्यादा है, आई कम है। इन दोनों के कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे, कुछ ना कुछ कारण होंगे, कुछ ना कुछ प्रोसीजर होंगे। मुझे बताओ, जब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इसका मतलब बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल स्टेबलाइज्ड कंडीशन में है। लेकिन अगर इससे पीछे है और इससे ज़्यादा है तो कुछ स्टेप्स हमको लेने होंगे, कुछ काम हमको करना होगा, जिससे क्या होगा? जिससे वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में आएगा। मैंने आपको पहले केक्स का एग्जांपल देकर समझाया था कि कैसे हम सप्लाई को, ठीक है, फ्लक्चुएट करते हैं, सप्लाई पर कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा न्यूट्रल हो जाए, जो वो हमारा इक्वल हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं एंड सेविंग्स कम कर रहे हैं। यानी कि हम जितना भी हम पैसा कमा रहे हैं उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम वो चीज़ खरीद रहे हैं। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो तो आपका जो तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दूसरे के लिए इनकम बन जाती है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो इकोनॉमी में कितना फर्क आएगा, वो इसी चैप्टर में हम मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सेविंग्स कम है, यानी कि यहाँ पर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं एंड सप्लाई यहाँ पर कम हो रही है। लोग सेव नहीं कर रहे हैं लेकिन लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, लोग खरीद रहे ज़्यादा हैं। तो जब खरीद रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारे सप्लाई को भी बढ़ा देना पड़ेगा। मुझे बताओ, यहाँ पे 100 केक्स की डिमांड है,
लेकिन जो सप्लाई है वो 90 केक्स का सप्लाई है। अब बताओ बच्चों, इस केस में क्या करोगे? आप बोलोगे प्रोड्यूसर भाई साहब 90 केक्स को इंक्रीज करके 100 के बराबर ले आओ, तो यहाँ पे आराम से AD इज इक्वल्स टू AS हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम काम करेंगे। तो जो हमारा प्रोडक्शन है, इस केस में हमारे प्रोडक्शन को हम बढ़ा देंगे, जिससे जो अनफुलफिल्ड डिमांड्स है वो हमारी क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी प्रोडक्शन के बढ़ते ही। यहाँ पे देखो सिमिलरली क्या है, यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेविंग्स को लोग बाग इंक्रीज कर रहे हैं, खुद की सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ सेव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डिमांड कम है, लोग एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार नहीं है, डिमांड करने के लिए तैयार नहीं है, लोग पैसे को सेव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? डिमांड यहाँ पे कम हो रही है, हमारे पास गुड्स ज़्यादा बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? गुड्स को कट शॉर्ट करेंगे, प्रोडक्शन को कट शॉर्ट करेंगे, जिससे जो हमारा सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल में आ जाए। ठीक है बच्चों, वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अलग है। ठीक है, वही चीज़ है, आपको समझते हुए चलनी है बच्चों। अगर आप इसका स्केड्यूल बनाना चाहते हो, कैसे बना सकते हो स्केड्यूल? देखो, आप एक तो ले लो Y, एक ले लो आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। Y0 तो सेविंग यहाँ पे 10 है तो -10 हो जाएगा, ये 100 है, ये 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, अगर ये 200 है, ऑटोनॉमस है ना, इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहेगा, तो ये 110। ठीक है, 190। ठीक है, तो ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, आप स्केड्यूल कैसे भी बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में स्केड्यूल जरूर बना के आना। ठीक है, इंप्रेशन जाता है और आपका जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन दिखता है। अगर बच्चों हम दोनों ग्राफ को एक साथ बनाएं तो कैसा लगेगा? अगर हम दोनों अप्रोचेस के ग्राफ को एक साथ बनाएं तो कैसा लगेगा, वो हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर दोनों अप्रोचेस के ग्राफ हम साथ में बनाते हैं तो ऐसा लगता है AD, ठीक है, AS 45 डिग्री लाइन है, AD देखो बीच में से काट रहा है, तो जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ रहा है वहीं पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, जब इन्वेस्टमेंट का जो लाइन है वो सेविंग्स के लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंड जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ उसको आप ज़रूर लिख के आना। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूँ कि जो भी हमने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, कॉमेंट करके बताना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जुड़ना है, एंड अगर आपने अभी तक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपको देखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।